Hello everyone, welcome back to Target IES. I'm Tekin Deshwal and we were studying transformers. So in our last class, we discussed the practical transformer and we saw leakage reactance. We also considered the resistance of my windings R1, X1, R2, X2. Okay. Then this was very important. We draw the complete phasor diagram of my practical transformer at a lagging current. You can also draw the phasor diagram for a leading current. That's simple. जैसे जैसे हमने lagging का बनाया था, in the same way you can draw the phasor diagram for a leading current. You can do it on your own. If you have any problem, tell us. I will draw for you. Okay. Now my next topic will be equivalent circuit of the transformer. Because ऐसे कोर को यूज करके मैं सर्किट को कैलकुलेशन नहीं कर सकता ना. That's why I will require a equivalent circuit. Because अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर रख दिया एक लाइक दिस. सो यहाँ पे क्या क्या करंट निकालूंगा मैं, क्या वोल्टेज निकालूंगा ट्रांसफार्मर के अंदर. दैट्स व्हाई वी रिक्वायर एन इक्विवेलेंट सर्किट. तो सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डिवाइस यूजिंग स्टैंडर्ड एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स. स्टैंडर्ड पैसिव कंपोनेंट्स होंगे RLC. ओके, स्टैंडर्ड एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स. सो दैट दैट सर्किट जो मैंने सर्किट बनाया, so that circuit may be used to find the working of device at any voltage, current और load condition. मीन्स अगर मैं ट्रांसफार्मर का एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूँ यूजिंग एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, देन विद दैट इक्विवेलेंट सर्किट, उस इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से आई कैन फाइंड द वर्किंग ऑफ डिवाइस, वर्किंग कंडीशंस, मेरा करंट कितना होगा, पावर फैक्टर कितना होगा, वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, एफिशिएंसी कितनी होगी, using that equivalent circuit for any value of voltage, current or my loading conditions, half load, full load, overload, no load. Okay, so for that my equivalent circuit is necessary. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इट इज वेरी सिंपल, डोंट वरी, बड़े आराम से होगा. ओके, सो फर्स्ट द टॉपिक इज इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी. रेफर टू प्राइमरी क्या? रेफर टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, सर्किट होता है जब हमें, सपोज इसका मतलब क्या है कि सपोज इफ मेरे सेकेंडरी में भी N2 टर्न्स होते, या फिर मेरे प्राइमरी में भी, सॉरी, या फिर मेरे सेकेंडरी में भी N1 टर्न्स होते, या फिर मेरे प्राइमरी में भी N2 टर्न्स होते, तो मेरा ट्रांसफार्मर कैसे बिहेव करता है, बस वही है मेरा इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, सो पहले आप इसमें क्या लिखो, यहाँ पे दिस इज माई ट्रांसफार्मर. ठीक है, X1 क्या है मेरा, लीकेज इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग. R1 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्राइमरी वाइंडिंग. सिमिलरली R2 JX2, I2 V2 I1 V1 ये हम सबको एक्सप्लेन कर चुके हैं. E1 क्या होता है मेरा, E1 होता है मेरा जस्ट नेक्स्ट टू द वाइंडिंग, ये वाली वोल्टेज, दिस इज E1, दिस इज E2. और E1 E2 के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है, E1 A E2. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है. अगर स्टेप अप होता तो मेरा क्या होता, स्टेप अप होता तो E2 A E1. ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है. ओके, बस करना क्या होता है, EMF पर टर्न इज टू सेम, EMF per turn in a transformer is same. अगर सेम फ्लक्स सारी वाइंडिंग्स को कट कर रहा है तो EMF per turn will be same. This is the principle of the transformer. Okay? अच्छा, वैसे मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर आपको क्या बताया था, A इक्वल्स टू HV बाई LV. एक तो ये याद रखना हमेशा. प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में MF बैलेंस क्या होता है, MMF बैलेंस, N2 I2 प्लस में N1 I0. दिस इज द MMF बैलेंस. ओके, इनपुट पावर फैक्टर नॉट इक्वल्स टू आउटपुट पावर फैक्टर. प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर S1 इक्वल्स टू S2 प्लस में E1 इंटू में I0 कॉन्जुगेट. ये भी मेरा एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का था. हमने ये सारे की सारी इक्वेशंस देखी थी. फाइन, जो 1 2 3 4 5. ठीक है, आप ये सारी की सारी 5 को याद रखना. इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन आवर एग्जामिनेशन. ओके, सो E1 इक्वल्स टू AE2 है. वी डाइग्रेस्ड ए लिटिल बिट, वहां पहुंच गए थे. E1 इक्वल्स टू AE2. अगर मैं इस लूप में यहाँ पे देखो, आप इस सर्किट में सेकेंडरी में, व्हाट इज माय E2, माय E2 विल बी V2 प्लस I2 R2. E2 भी फेजर है, I2 R2 प्लस में J I2 X2. ठीक है, नाउ इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई A तो एक कांस्टेंट है, ये तो कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई HV बाई LV. सो A से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, A इंटू E2 इक्वल्स टू A इंटू V2 प्लस
ए आई टू आर टू प्लस में जे ए आई टू एक्स टू। तो मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट इज माई ए टू डैश ए टू का मेरा यहाँ से देखो आप ए टू इज E1 ओनली। सो E1 इक्वल्स टू, मैं ए टू को E2 डैश भी बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे तो E1 ही है। ए2 इक्वल्स टू V2 डैश प्लस, अच्छा जो ए आई टू है मैं इसमें ऊपर नीचे ए का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, आई टू बाई ए इंटू में ए स्क्वायर आर टू, इसमें सेम यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं जे आई टू बाई ए इंटू में ए स्क्वायर एक्स टू। ओके, सो E1 इक्वल्स टू E2 डैश जो ए2 है इक्वल्स टू V2 डैश प्लस इसको हम ले लेंगे I2 डैश इंटू R2 डैश प्लस जे I2 डैश इंटू X2 डैश। अगर आप यहाँ से देखोगे तो I2 डैश क्या है मेरा I2 बाई ए। ओके, और सॉरी व्हाट इज माई R2 डैश, माई R2 डैश इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू R2। ये हो गया। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका जो सेकेंडरी था यहाँ पे KVL लिखा है और उसमें मैंने a मल्टीप्लाई करके बस थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ। ओके, व्हाट इज माई X2 डैश ए स्क्वायर इंटू में X2। फाइन, मेरा R2 आ गया, X2 आ गया, I2 आ गया। नाउ ये मेरा कॉन्सेप्चुअली सही है गलत है इसका पता मैं कैसे करूंगा, आफ्टर मॉडिफिकेशन इफ आई रेफर द सर्किट टू द प्राइमरी ऑल्सो माई कॉपर लॉस शुड नॉट चेंज, माई कॉपर लॉस शुड नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि जो मेरा कॉपर लॉस है वो क्या है, एनर्जी का लॉस, एनर्जी का लॉस है, कॉपर लॉस शुड नॉट चेंज। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नेवर वायलेटेड। सो अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ तो मेरा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल वायलेट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जो पहले जो कॉपर लॉस थे वही कॉपर लॉस अब भी होने चाहिए। तो पहले कॉपर लॉस कितने थे मेरे, I2 का स्क्वायर इंटू में R2, और अब कितने हैं I2 डैश का स्क्वायर इंटू में R2 डैश। ये कितना हुआ मेरा I2 बाई ए का स्क्वायर इंटू में R2 डैश कितना है मेरा ए स्क्वायर R2। सो इट विल बी I2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर R2, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इट इज I2 का स्क्वायर इंटू में R2, I2 का स्क्वायर R2 इक्वल्स टू I2 का स्क्वायर R2। दैट मीन्स जो पहले कॉपर लॉस थे सेम कॉपर लॉस आर इवन नाउ। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, मीन्स कॉन्सेप्चुअली भी हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, नाउ ये सर्किट था मेरा, यहाँ पे इस सर्किट में मैंने हर जगह ए मल्टीप्लाई किया था, इस सर्किट में मैंने केवीएल लिख के सब में ए मल्टीप्लाई किया था। तो मैं अब एक नया सर्किट डिजाइन ड्रॉ करूंगा और उस नए सर्किट की इक्वेशन क्या होगी मेरी, दिस E2 डैश इज इक्वल्स टू जो मैंने वहां पे ए मल्टीप्लाई किया था उसके बाद आया था मेरा V2 डैश प्लस I2 डैश R2 डैश प्लस जे I2 डैश X2 डैश। इसमें मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ आराम से। तो दिस इज माई E1 इक्वल्स टू E2 का डैश, ये सी हियर E1 इक्वल्स टू E2 डैश, करंट फ्लो कर रहा है मेरा I2 डैश यहाँ पे I2 डैश विच इज इक्वल्स टू I2 बाई ए। ओके, करंट मेरा वो फ्लो कर रहा है, यहाँ पे R2 डैश हो गया, यहाँ पे X2 डैश हो गया। R2 डैश क्या है मेरा, सी हियर R2 डैश है मेरा ए स्क्वायर R2, X2 डैश क्या है ए स्क्वायर X2, ये वैल्यू पुट कर दी। नाउ सी एट दीज टू पॉइंट्स, पॉइंट नंबर आई एम मार्किंग देम विद डिफरेंट कलर, point number 1, point number 2. Now both of these points are at same potential. Both points are at same potential. यहाँ पे भी प्लस माइनस E1 है और यहाँ पे भी मेरा प्लस माइनस E1 के इक्वल हो गया है ये। ठीक है, सर्किट चेंज करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरे कॉपर लॉस चेंज नहीं हो रहे, जो कॉपर लॉस मेरे पहले थे वही कॉपर लॉस मेरे अब है। ओके, अगर मेरे दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं देन आई कैन ज्वाइन देम वेरी इजीली। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। फाइन, तो ये आ गया मेरा इक्विवेलेंट सर्किट आएगा इसके बाद। अब अभी तक मैंने आपको बताया था एक चीज, एक्साइटेशन करंट क्या होता है मेरा आई नॉट, इट इज नो लोड करंट। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये अभी तक आपको फेजर में दिखाया था, फेजर में दिखाया था, बट डायग्राम में कहीं नहीं दिखाया सर्किट में। क्यों? बिकॉज कहीं पर भी ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसमें आई नॉट फ्लो करता हो। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अब मुझे आई नॉट तो दिखाना है कहीं पे सर्किट में, तभी तो पता लगेगा कि आई नॉट भी जा रहा है। उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे ट्रांसफॉर्मर में दो एलिमेंट हैं RC एंड अनदर इज JX5,
मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एंड माय कोर लॉस कंपोनेंट वाला आरसी। अब मैं शो कर दूंगा कि इसमें मेरा फ्लो कर रहा है करंट आई नॉट, और दिस इज माई आई सी एंड दिस इज माई आई फाई। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस सेम वोल्टेज लग रही है, V सेम वोल्टेज है। ठीक है, तो IC किस डायरेक्शन में होगा बताओ आप। IC इज द करंट अक्रॉस द इनटू द रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस केस में तो सेम IC मेरा यहीं पर होगा, और I5 कहाँ पे होगा, लैग करेगा 90 डिग्री। I5 मेरा यहाँ पे होगा एंड आई नोट क्या होगा मेरा, इन दोनों का सम, दिस इज माई आई नॉट। और यही आई नॉट मेरा क्या होता था वहां पे, जहाँ पे मेरा फ्लक्स 5 होता था, यहाँ पे मेरा E बनाता था, और मेरा आई नॉट यहाँ पे होता था IM, और यहाँ पे IC। तो वही आ गया ये फिर से। तो मेरा आई नॉट कहीं जा रहा था, कहाँ जा रहा था मुझे पता नहीं था। टू शो दैट आई नॉट इनटू माय सर्किट एंड टू मेक माय अप्रोक्सीमेट एंड टू मेक माय इक्विवेलेंट सर्किट एक्यूरेट, आई यूज्ड दिस RC एंड X5 कंपोनेंट। कि मेरा जो आई नॉट है उसके दो कंपोनेंट है, IC और I5, वो दोनों RC और X5 में जा रहे हैं। फाइन, नाउ इन दिस सर्किट मैंने बना दिया, यहाँ पे गया मेरा आई नॉट, IC RC में गया, I5 मेरा गया JX5, यानी कि मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, अगर आप ढूंढोगे ट्रांसफार्मर खोल के तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। RC कहाँ कनेक्टेड है, कहीं कहाँ पे X5 है मेरा। दिस आर जस्ट हाइपोथेटिकल डिजाइन, कि जैसे मेरा इतना कोर लॉस हो रहा था, मेरा कोर लॉस कैसे हो रहा है, मेरा हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो जितना लॉस हो रहा था उस लॉस के इक्विवेलेंट हमने RC निकाला, उस RC को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सो दैट यू कैन से दिस इज माय कोर लॉस कंपोनेंट। आई होप आई एम क्लियर। मैंने दोनों एक ही पोटेंशियल पॉइंट को जोड़ दिया और मैंने आई नोट को भी दिखा दिया। सो ये R1 GX1 A² R2 J इंटू A² X2, ये मेरा ये मैंने क्या किया था, ए से मल्टीप्लाई इक्वेशन में की थी, ये वही है। ओके, दिस इज माय A² R2 A² X2, सो दिस इज माय एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, RC क्या मेरा, कोर लॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, X5 क्या मेरा, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, I5 क्या मेरा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ एक्साइटेशन करंट, जो हमने पहले किया था। IM क्या होता है मेरा, IM कह लो इसे, या फिर I म्यू कह लो इसे, या फिर I5 कह लो इसे। व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द एक्साइटेशन करंट। ठीक है, एक्साइटेशन करंट क्या होता है मेरा, आई नोट। मैंने पहले ही बोला था कि इन दोनों में मिस्टेक नहीं करनी है। मेरा जो आई नोट है, फिर से मैं कह देता हूँ, मेरा जो आई नोट है वो है मेरा एक्साइटेशन करंट, और जो मेरा IM है या फिर I म्यू है या फिर I5 है, वो है मेरा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ एक्साइटेशन करंट। तो सब ये याद में रखना। और IC क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटेशन करंट। ओके, सो दिस इज माय एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। मैं किसी भी ट्रांसफार्मर को इस सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब इसमें आपने देखा, ये मेरी क्या थी पहले, लो वोल्टेज साइड, ये थी मेरी हाई वोल्टेज साइड। माई A इज ग्रेटर देन 1, तो मैं अगर इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू हाई वोल्टेज साइड बनाया ना मैंने, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी, ये मेरी हाई वोल्टेज साइड है, तो मैंने जो यहाँ पे जो भी ये एलिमेंट्स थे इनको प्राइमरी साइड लेके आया मैं। तो जब मैंने इनको प्राइमरी साइड रेफर किया, हाई वोल्टेज साइड, सारे के सारे कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो ये सीधा सा शॉर्टकट याद रखना, हाई वोल्टेज साइड रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा और इंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरे कॉपर लॉस कांस्टेंट होने चाहिए, कॉपर लॉस कांस्टेंट होगा तो I² इंटू R कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मेरा I हाई वोल्टेज साइड पे तो करंट कम होगा, हाई वोल्टेज साइड पे वोल्टेज ज्यादा है तो सेम पावर के लिए करंट कम होगा, दैट्स व्हाई कॉपर लॉस क्या होंगे I² R2, और करंट कम हो गया तो मेरे को रेजिस्टेंस को बढ़ना पड़ेगा, दैट्स व्हेन द कॉपर लॉस विल बी कांस्टेंट। फिर से देख लो एक बार, हाई वोल्टेज साइड है मेरी एक मेरी लो वोल्टेज साइड है, मेरे दोनों साइड कॉपर लॉस सेम करने हैं, I² R2। अब हाई वोल्टेज साइड तो पहले EMF E वेरी हाई, सेम पावर P के लिए सपोज P इज इक्वल टू E इंटू I इंटू कॉस फाई, तो अगर सेम पावर P है, मेरा EMF बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है हाई वोल्टेज साइड करंट लो होगा। मेरा करंट लो होगा तो I² R2 में करंट लो हो गया, लेकिन मुझे कॉपर लॉस इक्वल रखने पड़ेंगे तो R2 को इंक्रीज होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई जब मैं LV से HV पे R2 को लगाऊं तो A² R2, ये क्या मेरा टर्न्स रेशो के स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ ये मेरा एग्जैक्ट है, बट एग्जैक्ट की पड़ी किसको है,
इट इज़ वेरी हार्ड एंड इट प्रोवाइड्स अस वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मतलब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है एग्जैक्ट इक्वेशन सर्किट में। तो फिर हम चलते हैं इक्विवेलेंट approximate circuit of a transformer. But before that, first let me tell you what is the significance of nameplate or rating of a transformer. Many times you have seen rating होती है मेरी like 20 kVA। अच्छा 20 kVA का मतलब क्या है कि उसमें जो V into I है, S जो उसका है वो है 20 kVA। Many times you have seen in the interviews, mainly in interviews, पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि हमारी जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है kVA में क्यों है, वाई नॉट इन वॉट्स। हम तो पावर वॉट्स में मेजर करते हैं, तो वॉट्स में क्यों नहीं है मेरी पावर, रेटिंग मुझे kVA में क्यों दी। सो मेनी टाइम यू विल सी बहुत ही बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं। आई विल टेल यू व्हाट इज द करेक्ट रीजन फॉर दिस। मेरी जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, पहली बात तो वो kVA नहीं होती, इट इज kVA प्लस वोल्टेज रेटिंग डिफाइंड। ठीक है, kVA प्लस वोल्टेज, इट इज नॉट ओनली kVA। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ऐसा क्यों होता है, देखो किसी भी मशीन में क्या होती है मेरी दो चीज, एक कंडक्टर होता है जिससे कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया तो मीन्स इसकी करंट की लिमिट फिक्स है। अगर मैं इसकी फिक्स करंट की लिमिट से ज्यादा करंट पास करूंगा तो आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा होंगे एंड माई कंडक्टर विल मेल्ट, कंडक्टर मेरा मेल्ट हो सकता है। फर्स्ट थिंग, ठीक है, फर्स्ट थिंग है मेरी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, और सेकंड है मेरा इंसुलेशन। इंसुलेशन मेरा क्या करता है, जो लाइव पार्ट होते हैं मशीन के लाइक कंडक्टर और जो मेरा बॉडी पार्ट होते हैं उनके बीच में मेरा एक इंसुलेशन होता है, पीवीसी इंसुलेशन या सेरामिक इंसुलेशन, बुशिंग इंसुलेशन, वो कोई भी हो सकता है, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट एक इंसुलेशन होता है और इसकी कुछ लिमिट होती है कि इतने वोल्टेज स्ट्रेस को ये बियर कर सकता है, इतने वोल्टेज स्ट्रेस को ये बियर कर सकता है। दैट मीन्स इंसुलेशन विल डिसाइड द वोल्टेज रेटिंग, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द conductor decides the current rating, so my voltage and current together decides the rating of the transformer, rating of the transformer। और अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि 23 kVA और 2300/230 वोल्ट, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि HV साइड जो वाइंडिंग है वो 10 एम्पियर करंट ले सकती है और LV साइड जो वाइंडिंग है वो मेरी 100 एम्पियर तक करंट ले सकती है। अगर सपोज मैंने बोल दिया होता कि मेरा ट्रांसफार्मर है 23 किलो वॉट्स का, 23 किलो वॉट्स का, और मैं फिर भी बोल दूं ठीक है भाई मेरा ये मैंने वोल्टेज नहीं दिया आपको 23 किलो वॉट्स का, ठीक है, मुझे पता था कि चलो ठीक है 2300 पे था, 2300 वोल्ट्स, 230 वोल्ट्स का ट्रांसफार्मर 23 किलो वॉट। अब मैंने तो नेम प्लेट पे दे दिया, अब जो नेम प्लेट पे मैंने दिया है वो मुझे डिलीवर करना पड़ेगा प्रोडक्ट में। सपोज कोई साइको है, उसे मेरे मार्केटिंग करनी खराब, तो वो क्या करेगा, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू में cos फाई, वोल्टेज है 2300 इंटू में, उसने मेरे इस छोटे से ट्रांसफार्मर जो मेरा 23 किलो वोल्ट का ट्रांसफार्मर था, मैंने किलो वोल्ट लिख दिया ना, मैंने गलती ये करी, उसने क्या करा इस पे, उसने इस पे करंट डाल दिया 1000 एम्पियर। तो करंट कैसे डाला, कैपेसिटिव करंट cos 90, कैपेसिटर है मेरा, कैपेसिटर का पावर फैक्टर क्या होगा मेरा 0, तो पावर कितना है 0। क्या मेरी पावर मेरे ट्रांसफार्मर की लिमिट को वोलेट कर रही है, नहीं, मेरा ट्रांसफार्मर तो मेरा 23 किलो वाट का है, बट मैंने लोड तो मैंने 0 वाट का लगाया है। बट व्हाट विल हैपन टू द ट्रांसफार्मर, जो चीज मैंने 10 एम्पियर के लिए डिजाइन करी थी, आपने उसमें 1000 एम्पियर करंट दे दिया, 100 टाइम्स करंट दे दिया आपने, माय कंडक्टर विल मेल्ट एंड देन द क्लाइंट विल से कि आपने तो 23 किलो वाट का ट्रांसफार्मर दिया मुझे, मैंने तो इस पे 0 वाट ही लगाया था, अभी इसमें में फूक गया ये तो। So this is the problem. That's why the rating of transformer is always like kVA specified plus में voltage and kVA both are given। अगर मैं kVA भी नहीं देता, सपोज अगर मैं वोल्टेज भी नहीं देता, मैंने दे दिया 23 kVA, तो क्या होता, मैंने डिजाइन तो कराया 2300/230 वोल्ट के लिए, ठीक है, तो मेरा जो HV साइड का इंसुलेशन है वो 2300 वोल्ट्स को बियर कर सकता है, और जो LV साइड का इंसुलेशन है वो 230 वोल्ट को बेयर कर सकता है। नाउ मैंने बोल दिया कि मेरा ट्रांसफार्मर 23,000 के वोल्ट एम्पियर का, और मैंने किसी को बताया नहीं क्या वोल्टेज है,
तो हो सकता है कोई क्या करेगा, इसमें दे देगा 23,000 वोल्ट और 1 एम्पियर। 23,000 वोल्ट दे दिया और 1 एम्पियर दे दिया। कितने बताओ, कितना एस क्या है मेरा, वी इंटू ए। एस तो मेरा 23,000 वी ही है, इक्वल्स टू 23 केवीए। तो एस तो मेरा विद इन रेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। बट इतनी वोल्टेज पे मेरा इंसुलेशन जो होगा, वो इंसुलेशन इस स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाएगा, इनमें इंसुलेशन फेलियर लगकर ट्रांसफार्मर होगा फॉल्ट, पूरी बॉडी में आएगा करंट, देयर विल बी फायर एंड माय ट्रांसफार्मर विल बी डैमेज्ड। नाउ अगेन दैट पीपल विल से कि आपने तो 23 केवीए का दिया, मैंने तो 23 केवीए ही लोड लगाया था बस इस पे, बट ये तो फूक गया। दैट्स व्हाई माय रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज गिवन लाइक VA प्लस वोल्टेज स्पेसिफाइड। अब इस केस में आपने कुछ भी डाउट नहीं छोड़ा, आपने वोल्टेज बता दी तो ऑटोमेटिकली करंट भी पता लग गया, क्योंकि केवीए क्या है, V इंटू आई। तो अगर आपने वोल्टेज बता दी तो आपका करंट भी पता लग गया, 10 एम्पियर एचवी साइड पे, 100 एम्पियर एलवी साइड पर। इसके लिए आपने डिजाइन किया तो कोई भी इस पे ऑपरेट कर लो मेरे ट्रांसफार्मर को, मेरा ट्रांसफार्मर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो दिस इज माई कॉन्सेप्ट ऑफ माई रेटिंग। ठीक है, अब देखते हैं रेटिंग का कॉन्सेप्ट, मेरी रेटिंग क्या क्या स्पेसिफाई करती है। सपोज माई ट्रांसफार्मर इज रेटेड, नेम प्लेट पे लिखा हुआ है 23 केवीए 2300 बाई 230 वोल्ट। ओके, 2300 बाई 230 वोल्ट। तो ये वोल्टेज कौन सी है, जो रेटिंग में वोल्टेज होती है ना, एक तो एचवी साइड की वोल्टेज है और एक एलवी साइड की वोल्टेज है, ये दोनों की दोनों ही मेरी आउटपुट वोल्टेज होती है, इनमें से कोई भी इनपुट नहीं है। अगर मैं ट्रांसफार्मर को स्टेप अप मोड में यूज करूंगा तो मेरी जो आउटपुट जो रेटेड वोल्टेज आएगी वो आएगी 2300 वोल्ट। अगर मैं ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन मोड में यूज करूंगा तो मेरी जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो आएगी 230 वोल्ट। ओके, लाइक दिस, दोनों की दोनों मेरी आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं होती, दोनों की दोनों मेरी आउटपुट वोल्टेज है। जो 23 केवी है वो मेरा है आउटपुट केवी कि ट्रांसफार्मर कितना केवी आउटपुट में दे सकता है। ठीक है, कभी भी रेटिंग लिखी होती है लाइक किलोवाट मेगावाट। अगर मोटर पे भी मेरी रेटिंग लिखी हुई है, एक मेरी मोटर है, अगर मेरी उस मोटर पे भी लिखा हुआ 10 मेगावाट, तो इसका मतलब है दैट मोटर विल गिव एन आउटपुट ऑफ 10 मेगावाट। क्योंकि पावर जो शाफ्ट आएगी ना, शाफ्ट घूमेगी, तो द शाफ्ट ऑफ द मोटर विल बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग 10 मेगावाट। ओके, 23 केवीए, दिस बोथ आर द आउटपुट रेटेड वोल्टेज। और इसको मैं, इसका स्टैंडर्ड होता है AV2 बाई V2। इट इज नॉट V1 बाई V2, मैं प्राइमरी बाई सेकेंडरी नहीं है, दोनों की दोनों आउटपुट वोल्टेज है, बट AV2 बाई V2। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ अपना टर्न्स रेशो। टर्न रेशो क्या आ जाएगा मेरा, A इक्वल्स टू 2300 बाई 230, दैट इज इक्वल्स टू 10। 10 इज माई टर्न रेशो। ओके, यहाँ से टर्न रेशो मिलता है मेरा। एंड रेटेड एचवी वोल्टेज इक्वल्स टू टर्न रेशो इनटू रेटेड एलवी वोल्टेज। बस ये दोनों की दोनों आउटपुट वोल्टेज है कि ट्रांसफार्मर का स्टेप अप में यूज करोगे तो 2300 वोल्ट देगा आउटपुट में, स्टेप डाउन में यूज करोगे तो 230 वोल्ट देगा आउटपुट में। बोथ आर रेटेड आउटपुट वोल्टेज। और इनसे मुझे करंट भी पता लग जाएगा, क्योंकि मेरे को ये VA तो पता लग गया 23 kVA और वोल्टेज भी पता लग गई, देन आई कैन कैलकुलेट द करंट। फाइन, नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। A 23 kVA 2300 volts by 230 volts 50 hertz single phase transformer. I would suggest that please keep your calculator by your side because हमें यहाँ पे calculations करनी पड़ेंगी. Okay, A 23 kVA 2300 volts 230 2300 by 230 volts 50 hertz फ्रीक्वेंसी भी दे दी। अरे ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर डिलीवर्स पावर फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल एट द सेम फ्रीक्वेंसी। 23 kVA मेरा आउटपुट आ गया kVA, वोल्टेज रेटिंग दे दी। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज द फॉलोइंग कांस्टेंट्स, R1 दे दिया, R2, X1, X2, RC आ गया, X5 आ गया। ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड एंड कैलकुलेट द इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट and input power factor. Input voltage, input current, input power factor when the transformer is delivering rated current at rated voltage at 0.8 power factor lag on the LV side. Means मेरा LV side load connected है तो HV side source connected है, तो प्राइमरी साइड कौन सी होगी मेरी, HV साइड। ठीक है, HV साइड होगी मेरी प्राइमरी, यहाँ पे मैंने सोर्स लगाया है और LV साइड पे मैंने लगाया है लोड। ठीक है, और लोड क्या है मेरा, रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट एट 0.8 पावर फैक्टर लैग।
0.8 पावर फैक्टर लैग का रेटेड लोड लगाया मैंने यहाँ पे। ओके, नाउ आई हैव टू ड्रॉ माय सर्किट रेफर टू द प्राइमरी। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 2300 बाई 230 वोल्ट और 23 kVA। तो ये मेरा हो गया HV साइड, ये हो गया मेरा LV साइड। ठीक है, इस साइड करंट कितना आएगा 23 kVA मतलब 23,000 वोल्ट एम्पियर अपॉन में 2300 वोल्ट्स, 0000 23 10, सो 10 एम्पियर। ठीक है, और इधर क्या होगा 23,000 वोल्ट एम्पियर अपॉन 230 वोल्ट्स, वोल्ट से वोल्ट्स गया 0 100 एम्पियर। सो HV साइड रेटेड करंट 10 एम्पियर, LV साइड रेटेड करंट 100 एम्पियर्स। ओके, नाउ उसने पावर फैक्टर कितना दिया मुझे लोड का 0.8 पावर फैक्टर लैग, so my phi equals to 36.86 degree lag then voltage, my current lag the voltage, fine। okay, ठीक है, तो ए क्या आया मेरा इसमें टर्न्स रेशो इक्वल्स टू HV बाई LV 2300 बाई 230 इक्वल्स टू 10, ये आया मेरा 10। नाउ आई विल स्टार्ट माय एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट कंस्ट्रक्शन। This is referred to primary, so it is a square r2 a square x2, और ये तो मेरा जो पहले प्राइमरी साइड पे था वही है r1 इंटू में r1 x1। what will be this voltage will be v2 dash is equals to a into v2। okay, this current i2 dash is equals to a into i2 dash equals to i2 by a ओके, पहले हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। सो सीधा क्वेश्चन, r1 x1 कितना है मेरा, r1 मेरा 1.2 और x1 है मेरा 5 ओम, r1 है मेरा 1.2 ओम, x1 है मेरा 5 ओम, rc है मेरा 46 किलो ओम और x5 है मेरा 8 किलो ओम। ठीक है, r2 क्या है मेरा, r2 इज माई 12 मिली ओम और x2 क्या है 50 मिली ओम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्या है मेरा 10 का स्क्वायर इंटू में 12 मिली ओम, यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ये x2 कितना आएगा मेरा 10 का स्क्वायर इंटू j इंटू x2 कितना मेरा 50 मिली ओम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 100 1200 1.2, ये भी आएगा मेरा 1.2 ओनली, इट इज 1.2 ओम। और ये कितना आएगा मेरा 10 का स्क्वायर 500, इट विल ऑल्सो बी 5 ओम ओनली। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि मेरा सर्किट थोड़ा साफ सुथरा रहे, j5 ओम। फाइन, नाउ अब मैंने आपको बता दिया ये मेरा सर्किट ऑपरेट कर रहा था HV टू LV स्टेप डाउन मोड में, और मैंने LV पर लगाया लोड कितना था मेरा रेटेड लोड, और LV पे रेटेड लोड लगाया तो मतलब मेरा 230 वोल्ट होगा V2 और I2 कितना हो जाएगा मेरा 100 एम्पियर। रेटेड है ना, रेट का मतलब कि 23 kVA का लोड लगा दिया रेटेड लोड, और पावर फैक्टर कितना 0.8 पावर फैक्टर लैग। ओके, सो 230 वोल्ट V2 100 एम्पियर I2 और एंगल कितना है मेरा 36.86 डिग्री लैग। नाउ जब मैं इन चीजों को रेफर करूंगा प्राइमरी साइड पे तो मेरा V2 क्या आ जाएगा V2 डैश क्या आ जाएगा मेरा AV2। पहले तो सर्किट मेरा ऐसा रहा होगा लाइक दिस, और मैंने यहाँ पे मेरा था 230 वोल्ट और यहाँ से करंट गया 100 एंगल माइनस का 36.86 डिग्री, ये R X जो कुछ भी था सब यहीं पे था। ठीक है, अब जब मैं इस करंट को यहाँ से यहाँ रेफर करूंगा, ये HV साइड है, HV साइड पे करंट क्या होगा कम, दैट इज I2 बाई A। सो यहाँ पे कितना था 100 एंगल माइनस 36.86, यहाँ पे रेफर होकर आएगा मेरा 10 एंगल माइनस का 36.86 डिग्री। व्हाट विल बी माय V2 डैश AV2 10 इंटू 230, और मेरे को कुछ भी नहीं दिया तो मैं वोल्टेज को माना रेफरेंस एंगल 0, 2300 एंगल 0 इज माय V2 डैश। अब मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन में से पूछा गया था इनपुट साइड का पावर फैक्टर
इनपुट साइड की वोल्टेज और इनपुट साइड का करंट। मीन्स मुझे यहाँ का पावर फैक्टर V1 और I1 ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है, पावर फैक्टर ऑन इनपुट साइड। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा V2 आ गया। नाउ सपोज दिस इज माई वोल्टेज E1, यहाँ पे मेरी वोल्टेज है जो वो है E1, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। ठीक है, मैं इस सर्किट को, इस वाले सर्किट को मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कुछ भी काम नहीं है। ओके सो अब मेरे को निकालना है E1। मेरे पास V2 डैश है, I2 डैश है, तो मैं इसमें आराम से KVL निकाल के E1 अपना कैलकुलेट कर सकता हूँ। E1 इक्वल्स टू 2300 एंगल 0 प्लस कितना होगा I2 डैश R2 प्लस J I2 डैश X2, सो इट विल बी 2300 एंगल 0 प्लस में R2 कितना है मेरा 1.2 ओम, सो 1.2 ओम इंटू 10 दिस इज 12 एंगल माइनस का 36.86 डिग्री प्लस 10 इंटू 5 50 J एंगल माइनस का 36.86 डिग्री। इन योर कैलकुलेटर यू कैन कैलकुलेट दिस, इट विल बी 2339। देखो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है बाय यूजिंग माय गेट कैलकुलेटर, और यूज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर whichever you are having, and also learn that how to operate that। उसमें ये पोलर को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व किए बिना आप पावर सिस्टम और मशीन से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। गेट में तो सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, उसे आप कर सकते हो, थोड़ी बहुत क्वेश्चन आएंगे, बट इन कन्वेंशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज जो क्वेश्चन आएगा आप उसको बिना कॉम्प्लेक्स नंबर यूसेज के इन द कैलकुलेटर आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके तो जब जे पे, अगर इस पे हाथ क्लियर हो जाएगा एक बार एंगल पे, तो यू कैन डू क्वेश्चंस वेरी फास्ट क्विक। सो मेरा E1 आ गया 2339.83 वोल्ट्स। अब मेरा यहाँ पे E1 आ गया, तो यू कैन सी कि जो E1 है वही लग रहा है मेरा RC और X5 के क्रॉस, तो यहाँ से मेरा IC भी निकल आएगा और मेरा I5 भी निकल आएगा। पहला क्वेश्चन स्लो कर रहे हैं इसलिए। E1 अपॉन में 46 किलो ओम, ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा मेरा 2339.83 अपॉन में 46 किलो ओम के लिए मैं लिख देता हूँ 46,000 एंगल 0.8 डिग्री, तो मेरा IC आ जाएगा 0.0509 एंगल 0.8 डिग्री। एंगल तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वोल्टेज क्या थी मेरी E1, जो मैंने E1 निकाली अभी 2339.83 एंगल 0.8 डिग्री। अच्छा ये एंगल 0.8 डिग्री है, तो वोल्टेज और करंट का रेजिस्टेंस के केस में एंगल तो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यही E1 मेरा X5 पे भी लग रहा है, यही E1 मेरा RC पे लग रहा था, यही E1 मेरा X5 पे लग रहा है। व्हाट विल बी माय I5 विल बी E1 अपॉन में JX5, 2339.83 एंगल 0.8 डिग्री अपॉन JX5 कितना मेरा 8 किलो ओम 8000, ठीक है। ये आएगा मेरा माइनस का 0. करंट माइनस क्यों होगा 0.2925 एंगल होगा मेरा 0.8 माइनस का 90, क्योंकि नीचे क्या है मेरा J, तो क्या है मेरा 2339.83 एंगल 0.8 अपॉन J को मैं लिख सकता हूँ एंगल 90 डिग्री, सो इट इज एंगल 0.8 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, इट विल बी एंगल माइनस का 89.2 डिग्री। अच्छा अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ये क्या है मेरा एक इंडक्टेंस है, मेरा इंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या करता है लैग करता है वोल्टेज से बाई 90 डिग्री। तो अगर मेरा सपोज मेरा अगर ये रेफरेंस है सी हेयर, ये मेरा रेफरेंस है 0 डिग्री, तो मेरा E1 कहाँ है, मैं E1 इज 0.8 डिग्री ऊपर है मेरा E1, 0.8 डिग्री ऊपर है मेरा E1, तो मेरा करंट कितना आएगा 89.2 डिग्री नीचे लैगिंग, सो द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी 90 डिग्री। नाउ यू हैव फाइंड IC एंड I5 क्या है मेरा 0.2925 एंगल माइनस का 89.2 डिग्री। यहाँ पे हो सकता है नोट्स में मेरे एक मिस्टेक हो, आप एंगल को सही कर लेना, ओके। वो एंगल 90.8 नहीं होगा 89.2 होगा, मैं अभी सही करवा देता हूँ, डोंट वरी। तो दिस इज माय I5, IC आ गया।
नाउ सी इन द अप्रोप्रिएट दिस एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ से मेरा क्या आया I1 डैश, तो मैं I1 डैश को रख सकता हूँ, I1 डैश इज इक्वल टू IC प्लस I5 प्लस में I2 डैश, IC प्लस I5 क्या है मेरा I0 नो लोड एक्साइटेशन करंट प्लस में I2 डैश, इट विल बी I2 क्या मेरा 10 एंगल माइनस का 36.86 डिग्री प्लस IC कितना है मेरा 0.0509 एंगल 0.8 डिग्री प्लस और I5 क्या है मेरा 0.2925 एंगल माइनस का 89.2 डिग्री। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो I0 आएगा पहले इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू आएगी मेरी 0.2969 एंगल माइनस का 79.5 के आसपास, ठीक है, प्लस 10 एंगल माइनस का 36.86 डिग्री माई I1 डैश। अब मेरा I1 डैश क्या आ जाएगा, इन दोनों को टोटल करोगे तो आप इट विल बी समवेयर मोर देन 10, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, नियरली लाइक 10.1 और 10.2 ऐसा आएगा। यू कैन कैलकुलेट दिस इन योर कैलकुलेटर, ओके। तो मेरा I1 आ गया। वेट अ सेकंड, मैं आपको कैलकुलेटर के बता देता हूँ इसे, लेट मी सी इन माई कैलकुलेटर। ओके, तो मेरा I1 आया 10.221 एंगल माइनस का 37.99 डिग्री, दिस इज माई I1। अब मैं सर्किट में देखो आप, पहले मेरे पास क्या था, पहले कुछ भी नहीं था, मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, फिर मैंने देखा कि उसमें LV साइड 230 वोल्ट होगा, उसको रेफर करेंगे तो आया यहाँ पे AB2, I2 बाई A आ गया यहाँ पे करंट, पहले मैंने KVL लगा के E1 निकाला, जब मेरे पास E1 आ गया तो मैंने RC और X5 में करंट निकाल लिया। नाउ आई फाइंड द टोटल करंट I1। अगर यहाँ पे अब KVL लगाई जाए, सी यहाँ से करंट कितना पास कर रहा है I1 और यहाँ पे वोल्टेज कितनी मेरी E1, सो माई V1 विल बी E1 प्लस JI1 X1 प्लस I1 R1। ये हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, नाउ E1 है मेरे पास, I1 है, X1 है, I1 है, R1 है। नाउ माई V1 विल बी, यू कैन राइट दिस, V1 विल बी E क्या मेरा 2339, ओके, ये मेरा 2339.83 एंगल 0.8 डिग्री प्लस I1 इंटू R1, I1 इंटू, और हम लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 इंटू में R1 प्लस में JX1, सेम है दोनों चीजें, 10.221 इंटू में 1.2 प्लस में J5, 2339.83 0.8 डिग्री 0.8 डिग्री इक्वल्स टू माई V1। तो मेरा यहाँ से V1 आएगा 2381.62 एंगल 1.57 डिग्री। आई होप यू गॉट इट। ये आ गया मेरा V1। अब मेरे पास V1 आ गया जो पूछा था, I1 आ गया जो पूछा था। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट माई पावर फैक्टर। अगर मैं यहाँ पे अपना एक रेफरेंस फेजर बनाऊं तो मेरा ये था मेरा V2 2300 सॉरी 23 V2 डैश 2300 एंगल 0। इनिशियली मेरा I2 जो था वो यहाँ पे आएगा मेरा I2 डैश क्या था मेरा I2 बाई A इक्वल्स टू 100 बाई 10 इक्वल्स टू 10। ठीक है, हमने डायग्राम बनाया ऊपर, इट वाज माइनस का 36.86 डिग्री लैगिंग। देन इसमें हमने फिर जोड़ा I2R देन I2X, तो मेरा निकला E1 और V1 के बीच एंगल कितना था 0.8 डिग्री। अब दिखाने का तो बिल्कुल ऐसे आएगा, ये V है और ये आएगा मेरा बिल्कुल E1, ठीक है, बट थोड़ा दिखाना मुश्किल हो जाएगा, दैट्स व्हाई तो मैं थोड़ा गैप इंक्रीज कर रहा हूँ। E1 आ गया। अब E1 के बाद फिर मेरा निकला IC तो मेरे E1 की डायरेक्शन में निकला और I5 निकला मेरा इसके 90 डिग्री नीचे। इन दोनों को मैं टोटल करूंगा तो लाइक दिस इज माई I0, ओके। तो इस I0 का मेरा एंगल कितना आया था यहाँ पे, सी है, दिस वाज माई I0 एंगल 5। तो मैंने बताया था आपको 5 कितना होता है, नियरली 80 और 70 टू 75 टू 80 रेंज होती है 5 की, तो वही 5 है। दिस इज माई 79.5 डिग्री।
अब मेरे पास आई नॉट आ गया था और मेरे पास आई टू डैश था, तो आई वन क्या है मेरा, आई टू डैश प्लस में आई नॉट। तो इस आई नॉट को बस आई टू डैश को दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर मैं इनको दोनों को ऐड करूंगा तो लाइक दिस, सो मेरा एक और आ गया करंट आई वन, और इसका एंगल क्या है मेरा, जीरो से लैग करेगा 37.99 डिग्री। तो ये एंगल मेरा आया 37.99 डिग्री। थोड़ा सा डायग्राम नीट नहीं बना है, बट यू कैन ड्रॉ द फिगर, आपको पता है सब कुछ। अब इसके बाद फिर मैंने ई वन में आई वन आर वन और आई वन जे एक्स वन एड कर दिया, फिर मेरा आया वी, वोल्टेज वी, और इसका एंगल कितना है मेरा 1.57 डिग्री। अब आप देखो, मुझे पावर फैक्टर फाइंड आउट करना प्राइमरी में, तो प्राइमरी में पावर फैक्टर इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन V1 एंड I1। V1 कहाँ है मेरा, V1 है मेरा यहाँ पे, ओके, V1 इज हेयर, V1 इज हेयर, और I1 कहाँ है, I1 यहाँ पे है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ मेरा, ये है मेरा 0 डिग्री, तो वो तो 0 से 1.57 ऊपर है, और I1 0 से 37.99 नीचे है, तो इट इज 37.99 प्लस में 1.57, ये टोटल 9 7 16 9 5 14 15 39.56 डिग्री। सो माय पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos फाई इक्वल्स टू cos, और मेरा करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, cos 39.56 लैग, ओके, इट इज 0.77095 लैग। पावर फैक्टर इज माय दिस, यू कैन सी आउटपुट साइड पावर फैक्टर कितना था, यहाँ पे मैंने लोड लगाया था 0.8 लैग, इनपुट साइड 0.77। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मेरा ट्रांसफार्मर भी कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है। फाइन, नाउ अगर आपको समझ नहीं आया तो गिव मी 1 more minute, आई विल ड्रॉ दिस फेजर डायग्राम क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर, ओके। सो दिस वाज माय V2, V2 के बाद मेरा करंट आया एक यहाँ पे I2, वो था 36.86 डिग्री लैगिंग, ठीक है। V2 मेरा, सॉरी V2 डैश 2300 एंगल 0, ये है मेरा I2 डैश इक्वल टू 10, ठीक है। I2 तो मेरा सेकेंडरी साइड पे तो 100 था, लेकिन जब इसको प्राइमरी साइड रेफर किया तो I2 डैश क्या है मेरा, I2 बाई A, ये सब कुछ वही है जो हमने किया है ऊपर, मैं बस फिगर डायग्राम बना रहा हूँ क्विकली। जब मेरा I2 डैश आ गया तो मुझे निकालना था E1, E1 कैसे निकला मेरा, V2 में मैंने I2R जोड़ा, I2R तो I2 की डायरेक्शन में होगा, और फिर जोड़ा I2X, ठीक है, तो मेरा आ गया E1, ये आ गया मेरा E1, E1 आया मेरा 2339, नहीं ये तो मेरा V1 था, E1 आया मेरा 2339.83 एंगल 0.8 डिग्री, ठीक है। तो अगर मेरा V2 ये एंगल 0 है तो ये एंगल कितना हुआ 0.8 डिग्री। अब मेरा जब E1 निकल के आ गया तो उसके बाद क्या था, मेरा E1 पे मेरे लगे हुए थे एक RC और एक X5, ठीक है। आप एक बार फिर से सर्किट डायग्राम देख लो क्विकली, सी दिस वाज E1, ये E1 था, यहाँ पे RC लगाए X5 लगाए, पहले मेरे पास V2 था, ये दोनों जोड़ के E1 निकाल लिया, E1 के बाद RC X5 दोनों आ गए, तो मैं IC और I5 ड्रॉप, तो मेरा E1 से अब जो यहाँ पे IC होगा कोर लॉस कंपोनेंट, रेजिस्टेंस में तो सीरीज जो E1 की डायरेक्शन है वहीं पे मेरा करंट आएगा रेजिस्टेंस में, तो ठीक है, दिस इज माई IC, और I5 कहाँ आएगा 90 डिग्री लैगिंग, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को अब करता हूँ टोटल, तो मेरा यहाँ पे निकल जाएगा I5 क्या है, ऊपर देखो IC प्लस में I म्यू कह लो इसे, या फिर I5 कह लेते हैं इसे, ठीक है। ये मेरा I नोट है, इसमें I नोट, इसमें I5 और IM और I म्यू, जो इस X5 मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस में जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये मेरा I5 हो गया, या फिर IM या फिर I म्यू, इन दोनों टोटल करेंगे तो मेरा I नोट आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है, दिस इज माई I नोट, मेरा I नोट आ गया। अब सी हेयर ऊपर वाले डायग्राम में देखो, यहाँ से आया मेरा I1, यहाँ पे है मेरा I नोट, और इधर मेरा करंट कितना करंट गया I2 डैश, ये रहा सी इन द डायग्राम, यहाँ पे I नोट गया, यहाँ पे I2 डैश, यहाँ पे I1 था, तो I1 इक्वल्स टू I2 डैश प्लस में I नोट। अब मैं I1 को I2 डैश प्लस में I नोट दोनों से निकाल दूंगा, ठीक है, दोनों को मैं सम कर दूंगा ऐसे लाइक दिस, तो मेरा I1 आ जाएगा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर पेन टू मार्क द I1,
तो ये हो जाएगा मेरा I1, ठीक है। सपोज ये हो गया मेरा I1 और मेरा आई नॉट का एंगल क्या था, आई नॉट का मेरा एंगल था माइनस का 79.5 डिग्री, जो आई नॉट का एंगल था माइनस का 79.5 डिग्री। और I1 का एंगल कितना है मेरा, टेल मी। मेरा I1 का जो एंगल है वो आया था 37.99 डिग्री। अब मेरा V क्या था, V था मेरा E1 प्लस में I1 R1 प्लस में J I1 X1, ठीक है। सिंपल है सब कुछ, उन्हीं इक्वेशन से सब कुछ हो रहा है। E1 प्लस में I1 R1 प्लस में J I1 X1। तो E1 कहाँ मेरा ये, अब E1 में मेरे को I1 R1 जोड़ना है, तो I1 की डायरेक्शन में आएगा मेरा I1 R1, ठीक है। और इसके 90 डिग्री आएगा J I1 X1। ये हो गया मेरा I1 Z और ये आएगा मेरा यहाँ से फिर दिस इज माई V1 और मेरा V1 क्या आया 2381.62, एंगल आया 1.57 डिग्री। अब ये एंगल कितना हो गया मेरा 1.57 डिग्री, फाइन। अगर मेरे को पावर फैक्टर निकालना है तो cos फाई, फाई क्या है, फाई इज एंगल बिटवीन V1, इनपुट पावर फैक्टर निकाल रहा हूं मैं V1 एंड I1, क्योंकि जो मेरा इनपुट टर्मिनल है ट्रांसफार्मर का वहां पे तो वोल्टेज V1 है और करंट है I1, सो इट इज cos एंगल आया मेरा 37.99 प्लस में 1.57 इक्वल टू cos, टोटल करोगे तो 38 और 39.56, दैट मीन्स 0.77095 लैग। आई होप यू गॉट द वे कि हमें कैसे सोल्व करना है। बस इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है और जितनी वोल्टेज है उसको A टाइम्स V2 लिख के यहाँ पे, देन वी फाइंड द करंट I2 और स्टेप बाय स्टेप पहले यहाँ पे V2 निकाल लिया, फिर I2 निकाल लिया, फिर E1 निकाल लिया, फिर ये करंट निकाल लिया, देन वी गॉट I1 एंड V1। ओके, नाउ दिस वाज यूजिंग एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, बट कैलकुलेशन देखा आपने कितनी लंबी कैलकुलेशन थी। नाउ टू रिड्यूस द कैलकुलेशन वी विल यूज approximate equivalent circuit. For that we will see approximate equivalent circuit in the